स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या है, अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है कॉन्सेप्ट और सेकंड पार्ट है कन्वेंशंस। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या है, कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की, जिसमें हमने टोटल क्या है, अकाउंटेंसी प्रिंसिपल्स के क्या है, टोटल 5 कॉन्सेप्ट जो हमने किए। आज हम बात करने जा रहे हैं 6th कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगला कॉन्सेप्ट है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती हैं, कोई भी लेन देन होता है, उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है, कोई भी ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट है वो क्या है, 2 अकाउंट्स के ऊपर क्या है, पड़ता है। ये कन्फर्म है कि 2 अकाउंट के ऊपर क्या है, उसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जब ट्रांजैक्शन होती है, जब लेन देन होता है, तो उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें एक अकाउंट को अगर हम डेबिट कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट को क्या है, पक्का क्रेडिट करना पड़ेगा। और एक अकाउंट को अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट को क्या है, पक्का क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यानी कि ड्यूल एस्पेक्ट मतलब क्या है, 2 अकाउंट के ऊपर क्या है, इफेक्ट होना। तो एक अकाउंट को डेबिट तो दूसरे को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या है, कहा जाता है। इसका इफ़ेक्ट जो है फिर फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या है, हमारा पड़ता है साल के लास्ट में, जब हम बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट ये बनाते हैं। तो जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के हमारे क्या है, परफॉर्मे में 2 साइड होते हैं, एक एसेट साइड होती है और दूसरी होती है लायबिलिटी साइड। डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही क्या है, उसको तैयार किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस शीट के दोनों साइड क्या है, हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक साइड में हम एसेट्स दिखाते हैं यानी कि संपत्तियां, दूसरी साइड में हम दिखाते हैं लायबिलिटी प्लस में कैपिटल, ये 2 चीज़ें दिखाते हैं। तो इन दोनों का टोटल क्या है, एसेट्स के टोटल के क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या है, इसको हम समझते हैं कि जैसे हमने बैंक से क्या है, लोन लिया। बैंक से लोन लेंगे तो हमारे पास क्या है, पैसा आएगा यानी कि एसेट्स आएगी। 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 1 लाख रुपए से क्या होगा, एसेट्स बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, लोन लेना क्या है, हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि उस लोन का भुगतान जो है, उस लोन की पेमेंट जो है वो हमें फ्यूचर में करनी पड़ेगी। तो लोन लेने से लायबिलिटी बढ़ रही है 1 लाख रुपए से, और 1 लाख रुपए से कैश यानी कि एसेट्स भी बढ़ रही है। तो इस तरह से क्या है, कोई भी जो लेन देन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या है, 2 अकाउंट्स के ऊपर पड़ता है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उससे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू का क्या मतलब है। कि जब हम कोई भी बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन करके माल को जब हम क्या है, मार्केट में बेचते हैं, तो गुड्स को बाज़ार में बेचने से क्या है, हमें जो रिसीव होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मान लीजिए कि मैं क्या है, एक पार्टिकुलर मशीन बना रहा हूँ और एक मशीन जो है वो 1 लाख रुपए की है और मैंने 10 मशीन जो है वो बाज़ार में बेची, तो मेरे को 10 लाख रुपए टोटल जो मिला है वो क्या है, रिवेन्यू है। अब कहते हैं कि हम कब माने कि वो रिवेन्यू हमने क्या है, अर्न कर लिया है, और कब उसको ना माने कि अर्न नहीं किया है। तो इसमें क्या कहता है कि उस टाइम हम क्या है, उसको रिवेन्यू मानेंगे जब क्या है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति हमारे पास क्या है, मशीन लेने के लिए आया और हमने उस मशीन उसको बेच दी, मतलब सारा काम हो गया है, उसने पैसे दिए ना दिए वो मायने नहीं रखता, बट हमने क्या है, मालिकाना हक जो है वो उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया। मशीन हमारे पास ही पड़ी है अभी, ठीक है, और पैसे भी उसने नहीं दिए, तो भी हम क्या मानेंगे, उसको रिवेन्यू मान करके चलेंगे, क्योंकि ओनरशिप जो है वो, मालिकाना हक जो है वो ट्रांसफ़र हो गया है। तो ऐसे ही क्या है, मान लो उधार पे अगर हम कोई ख़रीद बेच करते हैं तो उसमें भी क्या है, मान लो कोई मटेरियल अगर हम सेल कर रहे हैं उधार, तो उसको रिवेन्यू तब माना जाएगा जब क्या है, उसको हमने क्या है, सेल कर दिया है, चाहे उसके पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं, या फिर मशीन जो है या मटेरियल है हमारे पास पड़ा है या आगे वाला ले गया हो, बट उसको रिवेन्यू तभी माना जाएगा जब क्या है, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है।
ये तो एग्जांपल था गुड्स का, यानी कि मशीन वगैरह जो अगर हम बेचते हैं या गुड्स बेचते हैं उसमें। लेकिन अगर हमने क्या है कमरा किराए पर दे रखा है किसी पर्सन को, तो उसको रिवेन्यू कब माने कि हमें इनकम हो गई है, तो जब उसका टाइम पीरियड मान लो ख़त्म हो गया है, जैसे कि पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने दिया है, 1 महीने के लिए दिया है, 1 महीना वो जो है उसमें रह लिया, ठीक है, तो तब उसको हम क्या है रिवेन्यू मान सकते हैं। अगर कोई टीचर मान लो ट्यूशन टीच कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो वो रिवेन्यू कब माने, जब उसने सिलेबस अपना टॉपिक कवर करवा दिया है, तब उसको रिवेन्यू माना जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रिवेन्यू को एक्सपेंडिचर के साथ क्या है मैच करके हमें क्या है चलना चाहिए, कि जब हमें आगम हो तो उसका मिलान जो है वो हमने किसके साथ करना चाहिए, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चों के साथ करना चाहिए। जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड हमें क्या है रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, उसी टाइम के हम क्या है खर्चे जो है वो लेकर के चलने होते हैं, ताकि दोनों की मैचिंग हो सके और हमें हमारा जो बिज़नेस है उसमें एक्यूरेट प्रॉफिट जो है वो क्या है हम कैलकुलेट कर पाएँ। अगर किसी रेवेन्यू को प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड किया गया है, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या है इंक्लूड करने चाहिए। इसी तरह से कोई ऐसा खर्चा जो अगले साल से रिलेटेड है, जिसका पेमेंट हमने क्या है इस साल कर दिया है, तो उसका फ़ायदा हमें अगले साल मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे ऐसे खर्चे को क्या है अगले साल के ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर और अकाउंट्स दूसरे अकाउंट जो हैं उनके अंदर क्या है लिखेंगे। यानी कि इस साल के खर्चे का फ़ायदा इस साल हमें मिलने वाला है, तो उसको हम क्या करेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे। अगले साल का कोई खर्चा है जिसकी पेमेंट हमने इस साल कर दी है, बट हमें उसका फ़ायदा अगले साल ही मिलेगा, तो ऐसे जो खर्चा है उसको हमने क्या है इस साल हमने क्या है नहीं लेकर के चलना। इसी तरह से साल के लास्ट में क्या है कुछ माल हमारे पास क्या है, कुछ मटेरियल बच जाता है, गुड्स बच जाता है जो जिसकी बिक्री नहीं हो पाती, तो ऐसा गुड्स स्टॉक जो है उसको भी हमने क्या है इस साल लेकर के नहीं चलना, क्योंकि वो अगले साल बिकेगा और अगले साल हमें क्या है रिवेन्यू देगा। इसी तरह से ऐसी कोई इनकम हो जो हमने क्या है कमा ली है, लेकिन क्या है हमने अभी रिसीव नहीं की है, तो ऐसी इनकम को हमने क्या है इस साल ऐड कर लेना है, क्योंकि वो क्या है इस साल की इनकम है। हालांकि रिसीव होना क्या है मायने नहीं रखता कि वो कब रिसीव होगी, बट कमाई कब है वो क्या है मायने रखता है, तो इसलिए हमने क्या है कोई ऐसी इनकम है तो उसको हमने इंक्लूड कर लेना है। अगला जो कॉन्सेप्ट है एक्यूरल कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग देखो अकाउंटिंग के अंदर जो एंट्रियाँ की जाती हैं वो क्या है दो तरह से की जा सकती हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है वो 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर। एक तो एक्यूरल बेसिस होता है और एक होता है कैश बेसिस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैश बेसिस कॉन्सेप्ट क्या है। कैश बेसिस कॉन्सेप्ट वो है कि अगर कैश मिले तो उसको लिखो, कैश जाए तो उसको लिखो। ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता था पहले कि बिज़नेस में कैश आता था तो उसको हम क्या है बुक्स में रिकॉर्ड करते थे। इसी तरह से बिज़नेस में से कैश जाता था तो उसको हम क्या है बुक्स में रिकॉर्ड करते थे। मतलब कौन सी ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना होता था, जो जब कैश आता था और जब कैश जाता था, ठीक है, तभी उसको रिकॉर्ड करना होता था। उसको कैश बेसिस कॉन्सेप्ट कहते थे। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है हमारा एक्यूरल बेसिस कॉन्सेप्ट, यानी कि उपार्जन की अवधारणा। इसमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो कैश बेसिस से क्या है ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कि अगर हमने कमा लिया तो उसको क्या है नोट करो, चाहे पैसा मिला या नहीं मिला। इसी तरह से हमारा कोई खर्चा हो गया है, इस साल का खर्चा है, चाहे हमने अभी पेमेंट की है या नहीं की है, लेकिन खर्चा इस साल का, जैसे कि हमने एक बिल्डिंग किराए पर ले रखी है लेकिन उसके किराए का भुगतान नहीं किया, बट बिल्डिंग का यूज़ कर लिया हमने, ठीक है, तो उसको हमने क्या है नोट करेंगे, क्योंकि वो क्या है इस साल का खर्चा है, इसी साल में हमने क्या है लेकर के चलना है। तो ये होता है हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूरल कॉन्सेप्ट में हम कोई भी चीज़ को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड तब करेंगे जब क्या है कोई भी मटेरियल है उसको तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसका सेल किया जाएगा या सर्विसेज दे दी जाएगी। ठीक है, उसमें ये नहीं देखना कि कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। इसी तरह से खर्चे जो हैं उनको क्या है तब हम रिकॉर्ड करेंगे जब वो क्या है उस टाइम पीरियड में हो जाते हैं, चाहे उनकी पेमेंट जो है वो की गई है या नहीं की गई है। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कोई भी अकाउंटेंट हो, कोई भी मैनेजर हो, उसको क्या है जब भी वो क्या है अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखे और कोई भी लेन देन को, कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर वो क्या है रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको क्या है पार्शलिटी के साथ काम नहीं करना चाहिए। मतलब कोई पक्षपात उसको क्या है नहीं दिखाना चाहिए।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वाउचर होते हैं, इनवॉइस हैं, कैश मेमो वगैरह है, पे इन स्लिप है, वो सभी के सभी क्या है उसको क्या है प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में क्या है रखने चाहिए और संभाल करके क्या है रखने चाहिए। इसी तरह से क्या है उसके पास कोई कैश रिसिप्ट वगैरह जो है उसको भी क्या है उसको क्या है टाइम के साथ क्या है यूज़ जो है वो करना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर क्या है उनको क्या है हम एविडेंस के तौर पे कोर्ट वगैरह के अंदर प्रेजेंट कर पाएँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी क्या है ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये टोटल थे हमारे पास 10 कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग के। तो हमने बात की थी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहले कैटेगरी में हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि अजम्पशन के बारे में, और दूसरी कैटेगरी जो है आगे आने वाली है वो है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ठीक है, लेखांकन परिपाटियाँ। तो इनके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू सभी का।